नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज की इस वाली वीडियो में। हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक का, एक नए विषय का, जो कि इतिहास यानी कि हिस्ट्री का विषय है हमारे क्लास 10th का। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर फर्स्ट है नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, और टॉपिक चल रहा है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। इस टॉपिक का हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है What did liberalism stand for? जैसा कि हमें टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो आइए लिबरलिज्म के पहले की स्टोरी को समझें। तो पहले की स्टोरी में क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास इमर्ज होती है। न्यू मिडिल क्लास जो यूरोप में उस समय आती है ना दोस्तों, उस समय जो मिडिल क्लास यूरोप में आती है, वो अपने साथ एक नई विचारधारा यानी कि एक आइडियोलॉजी लेकर आती है, जिस आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। क्यों ये इतनी अच्छी आइडियोलॉजी को पकड़ पाए थे? क्योंकि ये लोग अमीर थे, ये लोग किताबें पढ़ते थे, तो इनके पास मतलब वो जो कहते नहीं आसपास का वो जो फेकू सा ज्ञान होता है जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो वाला ज्ञान नहीं था। उनके पास किताबी रीजन वाला ज्ञान था। कि जैसा कि आपको पता है कि मिडिल क्लास वालों ने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लाया था, तो इनके अंदर एक कैपेसिटी थी क्वेश्चनिंग की, रीजनिंग की। ये सवाल पूछ पा रहे थे कि हम भी इंसान हैं, वो नोबिलिटी क्लर्जी वाले भी इंसान हैं, फिर कैसे हम और नोबिलिटी क्लर्जी दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, कैसे उन्हें बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के विचार उनके मन में आने लगे थे। तो लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम किसी वर्ड का मतलब समझे, उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि वर्ड आया कहाँ से है। तो लिबरलिज्म इज इक्वल्स टू लिबरल प्लस लिज्म। लिज्म मतलब आइडियोलॉजी, और लिबरल मतलब एक ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है फ्री। ठीक। लिबरलिज्म का मतलब क्या था यूरोप में उस समय पॉलिटिकल स्फीयर में, यानी कि पॉलिटिक्स में क्या मतलब? मतलब ये था कि फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल रहे। क्योंकि ये आइडियोलॉजी आई थी ही मिडिल क्लास से, तो मिडिल क्लास चाहती है कि वो लोग गरीब हो जाए, नहीं चाहेगी कि वो लोग गरीब हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा लिबरलिज्म का मतलब सिंपल है कि हमें आजादी दो, हम कुछ भी करके पैसा कमा सकें, हम ट्रेडिंग कर सकें, हम वर्क कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, जैसा कि इस विचारधारा ने ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया था, तो इस विचारधारा में इक्वालिटी बिफोर लॉ एक आम होना एक आम सी बात थी। क्योंकि इक्वालिटी बिफोर लॉ उसमें नहीं चल रहा था यूरोप में। जैसा कि हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th में पढ़ा था कि खुद एक देश में तीन अलग अलग कह सकते हैं क्लासेस में बटा था, जिसमें किसी क्लास के पास ज्यादा पावर थी, किसी के पास कम। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं थी, तो लिबरलिज्म वालों ने लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी कहती है इक्वालिटी बिफोर लॉ रहना चाहिए। अब तीसरी बात क्या है हमारे लिबरलिज्म की, वो ये है लिबरलिज्म डज नॉट स्टैंड फॉर इक्वालिटी फॉर ऑल। अभी अभी मैंने कहा कि लिबरलिज्म स्टैंड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि इसी ने तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन लाया था। इसी ने तो हमें बताया था कि गवर्नमेंट मोनार्की नहीं, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी हो सकती है, जहाँ पे लोग इलेक्ट करें सरकार को। फिर अचानक से ये क्या हो गया, लिबरलिज्म डज नॉट स्टैंड फॉर इक्वालिटी फॉर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट बोथ स्टेटमेंट, फुल्ली कॉन्ट्राडिक्ट। हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, क्योंकि लिबरलिज्म सच में नहीं चाहते थे कि सबको यूनिवर्सल सफरेज हो। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ये है कि सबको वोट देने का अधिकार। लेकिन लिबरलिज्म आइडियोलॉजी वाले लोग नहीं चाहते थे कि ह्यूमंस को
औरतों को और ऐसे इंसानों को वोटिंग राइट मिले जो गरीब है। समझ गए? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये अपने स्टेटस के लोगों में चाहते थे, ना कि वुमेन्स में चाहते थे। अलग ही टाइप के ये लोग फ्री, अलग ही टाइप के थे ये लोग। तो इस तरह हमने समझ लिया पॉलिटिकल स्फीयर में। अब समझ लेते हैं इकोनॉमिक स्फीयर में। तो इकोनॉमिक स्फीयर यानी कि इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या चाहती थी? तो इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी चाहती थी फ्रीडम फॉर मार्केट, यानी कि उनको पास मार्केट है रहे ताकि वो ट्रेड कर सके, वो व्यापार कर सके। जब वो व्यापार करे तो कोई उन्हें रोके ना। यही सेकंड पॉइंट लिखा है, एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन। वो क्या चीज अबॉलिश करना चाहते थे? वो स्टेट के द्वारा इम्पोज जो रिस्ट्रिक्शंस थे ना, क्या रिस्ट्रिक्शंस थे? अगर आप इस जगह से उस जगह जाओगे ट्रेड करने तो आपको इतने परसेंट टैक्स देने पड़ेंगे। टैक्स किसके आधार पे? कि आपने सामान कितना लिया। अगर आपने ज्यादा सामान लिया है तो आपका टैक्स भी ज्यादा होगा। ऐसा नहीं था कि एक बार टैक्स दे दिया उसके बाद फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अरे भाई, एक जगह से दूसरे जगह जाना है ना, तो अगर 11 स्टॉप्स पड़े तो हर 11 स्टॉप्स पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब क्या, हम एक बार टैक्स देते हैं, ये लोग 11 बार टैक्स दे रहे हैं। क्या दुखद कहानी है। तो देखिए, इसका एग्जांपल दिया है जर्मन स्पीकिंग रीजन 39 कन्फेडरेशन वाज मेड बाय नेपोलियन। नेपोलियन के राज में जर्मन स्पीकिंग में 39 कन्फेडरेशन बने थे। बस यही मतलब है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो दी गई है बुक में, जो कि इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है, वो ये है उस टाइम ट्रेडर की रियल प्रॉब्लम। तो देखो, उस समय अगर किसी ट्रेडर को हैम्बर्ग से लेकर नोरेम्बर्ग तक जाना होता था, तो किस टाइम पे 1833 के समय में, तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता और हर कस्टम बैरियर में 5% का, आप कह सकते हो, ड्यूटीज लगता था, टैक्स लगता। मतलब 11 जगह आप टैक्स दोगे और हर जगह आप 5-5% के हिसाब से टैक्स दोगे। और इतना ही नहीं, टैक्स पता है किसके आधार पे देना होता था? टैक्स देना होता था आपके ट्रेड, आपके जो सामान का वेटेज है उसके आधार पे। यानी आप ज्यादा सामान ले जा रहे हो ट्रेड करने के लिए तो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आप कम सामान ले जा रहे हो टैक्स के ट्रेड करने के लिए तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ट्रेडर को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टैक्सेशन वाला सिस्टम, वो ट्रेड ही ना करे। कम ट्रेड क्यों करें यार? तब ज्यादा ट्रेड कर नहीं सकते, कम ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं होगा ट्रेडर का। तो मतलब बर्बाद था ट्रेडिंग सिस्टम उस टाइम का। इसीलिए तो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आई। तो उस समय ट्रेडर को इतनी भयंकर परेशानियां होती थी ट्रेड करने में, और उस परेशानी का एक जड़ था अलग अलग जगह पे, एक ही एरिया के लोगों में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मेजरिंग यूनिट्स का होना। मेजरिंग अलग अलग यूनिट्स का होना, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा एग्जांपल आपके किताब में एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है ईले का। ईले का एग्जांपल, ईले का चीज है, ईले है मेजरिंग यूनिट ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ को नापने की एक मेजरिंग यूनिट है ईले। ईले रैंकोट में 44.7 सेंटीमीटर का होता है। एक ट्रेडर गया, बोला 1 किलो कपड़ा दे दो, रैंकोट में उसे इतने का मिला, मेज में उसे 55.1 सेंटीमीटर का मिला, नॉरेमबर्ग में उसे 65.6 सेंटीमीटर का मिलता था और फ्रीबर्ग में उसे 53.5 सेंटीमीटर का मिलता था।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ट्रेडर की ऐसी की तैसी। ट्रेडर की ऐसी की तैसी कैसे? ट्रेडर किसी दिन घूमते टहलते फर्बग में गया, उसने एक किला कपड़ा बेचा। उसके बाद मान लीजिए 60 सेंटीमीटर का कपड़ा था, उसने एक कीले बेच दिया। तो फ्रैबोग में एक कीले का मेजरिंग यूनिट था 53.5। तो उसने जब बेचा एक कीले, फिर भी कुछ कपड़ा बच गया। कितना कपड़ा? 6.5 सेंटीमीटर बच गया। भाई 60 सेंटीमीटर कपड़ा था, फ्री बग में एक कीले बेचा, यानी कि 53.5 सेंटीमीटर बेचा, तो 6.5 सेंटीमीटर बच। कहा भाई ठीक है, बच जा रहा। एकदम से फिर 60 सेंटीमीटर कपड़ा ले गया, और इस बार समझिए वो ले चला गया माइंस, यही सोच के कि 6.5 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा, अपन का फायदा होगा, पूरा कैलकुलेट वैलकुलेट करके गया। लेकिन भैया मीन्स में आते ही पता चला इले इक्वल्स टू 55.1 सेंटीमीटर। देन ही रियलाइजेस दैट 4.9 centimeter cloth is only left when he sold one ele cloth in main city. And suppose what happened if he sold that cloth in Nuremberg? If he sold that cloth in Nuremberg, then he can't able to sold even one ele, because if he taken 60 centimeter cloth measure, and suppose that he will sell one eel, then he suddenly realized in Nuremberg one eel is equals to 65.6 centimeter length. Then he needs 5.6 centimeter length more. So even he somewhere he can even मतलब किसी किसी जगह वो कपड़ा बचा ले रहा है एक कीले बेच के, और किसी किसी जगह वो एक कीले कपड़ा बेच ही नहीं पा रहा। क्या ट्रेडिंग समस्या है यार, एक ही जगह, मतलब बहुत समस्या। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका यूरोप के किसी एक जगह निकला, पर्शिया में। पर्शिया में जुलोवरीन का स्थापना हुई 1834 में। क्या थी ये जुलोवरीन? समझाता हूँ। अलग अलग सिटीज के लोग, जर्मन स्टेट्स के अलग अलग लोग इकट्ठा हुए, एक मतलब मीटिंग सी हुई। उस मीटिंग में कहा गया, देखो भाई, पर्शिया में टोटल जितने भी करेंसी, आई थिंक 32 या 33 करेंसी आपकी बुक में दी है, उसको रेड्यूस करके केवल 2 करेंसीज छोड़ा गया। मेरा बहुत सवाल आता है, केवल 2 क्यों, 1 कर दिए होते। मान लो 2 ही क्या, तो रेड्यूस कर दिया करेंसी को रिड्यूस करने से क्या हो गया, अब 2 ही करेंसी है, यानी कि अब अच्छे से कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा दिमाग माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी ट्रेड करने के लिए ट्रेडर्स को। दूसरा काम उसने ये किया कि रेलवे सिस्टम और रेलवे और मतलब जितनी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम थी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन था, उसको एफिशिएंट किया, स्टिमुलेटेड किया, यानी कि उसको बढ़ावा दिया, उसको ग्रो किया, ताकि ट्रेड और फास्ट एंड एफिशिएंट और फास्ट एंड क्विक हो सके। ठीक, इसीलिए जुलोवरीन का स्थापना की गई थी, और ये स्थापना बेसिकली ट्रेडर्स के द्वारा ही की गई होगी। ठीक, और जुलोवरीन को कस्टम यूनियन भी कहते हैं। ठीक, कस्टम यूनियन भी जुलोवरीन को कहते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।